नमस्कार दोस्तों। आज हम पीएन गाडगिल ज्वेलर्स लिमिटेड का स्टॉक एनालाइज करेंगे। तो पीएन गाडगिल ज्वेलर्स एक स्मॉल कैप कंपनी है। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 10,000 करोड़ का है और ये कंपनी एक ज्वेलरी कंपनी है। इनके ज्वेलरी के रिटेल आउटलेट्स है और अपने एंड कस्टमर्स को ये कंपनी ज्वेलरी बना के देती है, बना के बेचती है। तो इस कंपनी को शॉर्टलिस्ट करने के 5 मुख्य कारण थे। सबसे पहले तो इसका कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ जो है वो काफ़ी फिनोमिनल है। 50% का पिछले 3 साल का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ अगेन फॉर द लास्ट क्वार्टर्स इज 38%। प्रॉफिटेबिलिटी 173% है पिछले 3 साल की और पिछले 4 क्वार्टर्स की 179% प्रॉफिटेबिलिटी। दीज आर फिनोमिनल नंबर्स स्पेशली ऑन द अर्निंग साइड। हमें बस ये समझना है कि अगले 2 से 3 सालों में क्या कुछ प्रिडिक्टेबिलिटी दिख रही है इन नंबर्स में, और अगर दिख रही है तो इस पे इनका बैलेंस शीट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। इसका बैलेंस शीट वेयर एंड टेयर होगा या बैलेंस शीट में उतना पावर है कि वो इस तरह के ग्रोथ को सस्टेन कर सके, प्रोपेल कर सके, मैनेज कर सके और आगे लेके जा सके, राइट। दूसरा जो इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया होता है जो ज्वेलरी कंपनीज़ को एनालाइज करते वक्त हमें देखना चाहिए होता है, वो है इन्वेंट्री टर्न्स। बिकॉज ज्वेलरी बिजनेस इज़ अ हाईली सीजनल बिजनेस। आपका दिवाली दशहरे के पहले और दिवाली दशहरे के बाद, जो कि शादियों के पहले जो एक टाइम होता है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा ज्वेलरी की खपत होती है, बिक्री होती है। बाकी 2 से 3 क्वार्टर्स जो होते हैं उसमें ज़्यादा ज्वेलरी बिकती नहीं है, राइट। तो इन्वेंट्री जो है आपको बरस के 12 महीने एक तरह से अपने स्टोर्स में रखनी पड़ती है, क्योंकि आपको पता नहीं कब डिमांड आ सकती है। तो ज्वेलरी बिजनेस इज़ अ हाईली कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस। इफ़ यू लुक एट द फिक्स्ड एसेट टू टोटल एसेट रेशियो इट्स 63%, एंड वन ऑफ द बिगेस्ट कॉम्पोनेंट्स ऑफ दिस इज़ द इन्वेंट्री। तो अगर आप इन्वेंट्री देखोगे पिछले 5 साल में करीबन 3 गुना इन्वेंट्री बढ़ी है। करीबन 437 करोड़ थी, अभी 1553 करोड़ है, राइट। तो कंपनीज़ को इन्वेंट्री मैनेज करनी पड़ती है बहुत हद तक। गोल्ड की इन्वेंट्री या फिर जो भी गोल्ड या सिल्वर की इन्वेंट्री जो होती है वो मैनेज करनी पड़ती है। बरस के 12 महीने, भले आपका डिमांड 2 से 3 महीने में सबसे ज़्यादा होता है, राइट। और ये इन्वेंट्री जो कंपनीज खरीदते हैं वो पेएबल की इन्वेंट्री नहीं होती। दिस डज नॉट गेट अकाउंटेड इन पेएबल्स। इट्स एक्चुअली द डेट विच दे हैव टू टेक टू काइंड ऑफ बाय दिस इन्वेंट्री। तो करीबन 3-3.5% पे बैंक से डेट, पैसा उठा के डेट एक तरह से कंपनी इस्तेमाल करके, डेट रेज करके एक तरह से ज्वेलरी खरीदती है और इन्वेंट्री मेंटेन करती है। तो अगर आप देखोगे इस कंपनी ने 3 या 4 महीने पहले इनका एक आईपीओ हुआ जिसमें इन्होंने 850 करोड़ रेस किए, और उन 850 करोड़ में से करीबन 35-40% इन्होंने अपने डेट क्लियर करने में निकाल दिया। तो द डेट ऑफ ओवर ईयर इफ यू सी इट्स जीरो, राइट। इवन द शॉर्ट टर्म डेट विच वॉज 200 करोड़ इन FY22, इट केम टू 142 बिकॉज द कंपनी क्लियर्ड द डेट by using the IPO proceeds that the company got, right? तो इन्वेंट्री टर्न्स जो है ये सबसे क्रिटिकल मेट्रिक होता है इन ज्वेलरी कंपनी। सो इफ़ यू लुक एट द peers over here, राइट, तो गार्गिल का इन्वेंट्री टर्न सबसे बेस्ट है 5 का, टाइटन का 3 है, राइट। बाकी जो कंपनीज है उसका 2.5 के नीचे है, राइट। तो इन्वेंट्री टर्न इज़ नथिंग बट आप कितनी जल्दी आपकी इन्वेंट्री को लिक्विडेट कर पा रहे हो। अगर आप इन्वेंट्री को लिक्विडेट नहीं कर पा रहे हो, वट एवर द रीजन्स भी, डिमांड कम है, डिज़ाइंस अच्छे नहीं है, लोगों को भरोसा नहीं है, स्टोर सही जगह पे खोला नहीं है, वट एवर ऑल दोज रीजन्स भी, अगर आप इन्वेंट्री टर्न्स अगर सही तरीके से नहीं लिक्विडेट कर पा रहे तो ऑब्वियसली आपका इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ेगा, क्योंकि आपने डेट लिया है आपकी इन्वेंट्री लेने के लिए, और आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इवेंचुअली कम होगी। तो इफ़ द इन्वेंट्री टर्न्स आर लो देन ऑब्वियसली योर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, राइट, दिस मेट्रिक टेक्स अ हिट, राइट, बिकॉज दिस इज़ द प्रॉफिटेबिलिटी। अगर समझो यहाँ पे गार्गिल ने अगर 100 रुपये अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किए तो 31% उसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, जिसका मतलब 31 रुपीज़ का या 31% का प्रॉफिट कंपनी ने बनाया है, राइट। तो इन्वेंट्री टर्न्स इज द मोस्ट क्रिटिकल मेट्रिक वी सी व्हेन वी एनालाइज ज्वेलरी कंपनी, एंड दिस मेट्रिक हैज़ टू बी स्टडीड एंड मॉनिटर्ड वेरी क्लोजली quarter and quarter, right? The third important criteria that we use to kind of study this company is the asset turns. तो capital intensive industry है, retail industry है, आपको stores लगाने पड़ते हैं। जब आप stores लगाते हैं तो 2 चीज़ मैटर करती है, right? आप कितनी तेज़ी से stores लगा रहे हो, कि आपका कैगर ग्रोथ क्या है stores में। तो करीबन this company has around 48 stores in Maharashtra predominantly, right? ये 30% कैगर से अपने store growth कर रही है, right? The second most important thing which one needs to look at is कि आपका सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ क्या है, या फिर आपका रेवेन्यू पर स्क्वायर फीट क्या है। आपका जो ऑलरेडी स्टोर है उसने कितना ग्रोथ दिया है और क्या पेस पे ग्रोथ दिया है। मतलब अगर 100 रुपये की दुकान निकाली है तो क्या 1000 रुपये का रेवेन्यू आ रहा है उस 100 रुपये की दुकान से, राइट। तो इनका जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ या फिर इनका जो रेवेन्यू पर स्क्वायर फीट, ये बहुत
सही माना जाता है। अगर आप इनके एसेट टर्न्स देखोगे, राइट, इनफैक्ट नेट फिक्स्ड एसेट टर्न और अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छी तरह से एक्सपैंड करके 36 पे आ गया है। मतलब the company is using its assets very efficiently to get revenues, right? Same store sales growth काफ़ी अच्छा है, right? पिछले पाँच सालों में भले कंपनी ने जो सेल्स ग्रोथ दिया है वो 21% का है, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, पिछले 5 साल का जो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 21% का है, बट द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्टोर्स वॉज ओनली 4%। तो एक बहुत कम एसेट बेस पे आपने बहुत अच्छा रेवेन्यू दिया, जिसका मतलब आपका एसेट टर्न जो है बहुत अच्छा है, राइट? योर ऑपरेटिंग एफिशिएंसी ऑफ द कंपनी इज़ रियली गुड। और अगर एसेट टर्न्स अच्छे होते हैं तो ऑब्वियसली वो रिटर्न रेशियोज में बहुत अच्छी तरह से रिफ्लेक्ट करते हैं, राइट? सो दिस कंपनी हैज़ फाइनली डिसाइडेड कि हमने पिछले 5 साल तो एकदम डिसिप्लिन तरीके से, फ्रूगल तरीके से हमारा बिजनेस रन किया, जहाँ पे हमने बहुत कम स्टोर्स खोले, बट जो भी स्टोर्स हमारे पास ऑलरेडी थे उनसे हमने रेवेन्यूज़ मैक्सिमाइज़ किया। बट अब हम अगले 2 से 3 साल में वी विल इंक्रीज द नंबर ऑफ स्टोर्स टू मोर काइंड ऑफ सिटीज़, मोर प्लेसेस इन महाराष्ट्र एंड गोवा। सो दिस इज़ प्रिडोमिनेंटली अ वेस्ट रीजन कंट्री, राइट? तो इसका जो एसेट टर्न्स है ये काफ़ी फिनोमिनल नंबर है, बहुत कम पीयर्स का इस तरह का एसेट टर्न्स होते हैं, राइट? सो दिस वॉज द थर्ड पॉइंट विच वी फाउंड really great about this company, right? The fourth thing is that this company is a fairly old company. ये 1832 में इस कंपनी का establishment हुआ है, right? और इनके जो मैनेजमेंट है, these I think third generation entrepreneurs, and बहुत फ्रूगल मैनेजमेंट है। तो अगर आप री इन्वेस्टमेंट रेशियो भी देखो तो 59% का है। तो अगर 100 रुपये कंपनी अपने बिजनेस से कमाती है तो 60 रुपीज़ फिर से या 59 रुपीज़ फिर से अपने बिजनेस पर री इन्वेस्ट करती है। तो करीबन 200 साल पुरानी कंपनी है, अभी जाके IPO कर रही है, राइट? फ्री कैश फ्लो नेगेटिव है कंपनी के पास। अगर फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव होती तो मुझे नहीं लगता कि उसको इतने डेट की ज़रूरत पड़ती या फिर वर्किंग कैपिटल शॉर्ट टर्म डेट की ज़रूरत पड़ती। तो फ्री कैश फ्लो नेगेटिव कंपनी है। द ओनली एक्सेप्शन इन द ज्वेलरी सेक्टर विच इज़ फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव इज़ टाइटन एक्चुअली। तो टाइटन ने अपने आप को साबित कर दिया है पिछले 15-20 साल में, जिस तरह का ग्रोथ टाइटन ने अपने आप को दिया है, टाइटन ने अपने आप को साबित किया है। इस कंपनी ने अभी तक अपने आप को साबित नहीं किया है, बट इट्स अ फेयरली ओल्ड कंपनी। प्रिडोमिनेंटली ऑपरेशन इसके महाराष्ट्र में करीबन 8% मार्केट शेयर इस कंपनी का है। तो अगर आप ज्वेलरी सेक्टर देखो, काफ़ी कॉम्पिटिटिव सेक्टर है, करीबन 35% सेक्टर ऑर्गेनाइज सेक्टर है। तो इसका टोटल जो मार्केट शेयर है महाराष्ट्र में वो करीबन 8% है और 12% है इफ़ यू जस्ट लुक एट द ऑर्गेनाइज सेक्टर, राइट? तो काफ़ी फ्रैगमेंटेड सेक्टर है। तो 35% ज्वेलरी सेक्टर फ्रैगमेंटेड सेक्टर है, 35% ऑर्गेनाइज्ड है, उस 35% में भी करीबन 20 से 25 प्लेयर्स है। तो मार्केट शेयर लेना एक दूसरे से बहुत डिफिकल्ट होता है ज्वेलरी में, क्योंकि इतना ज़्यादा डिफ्रेंसिएशन नहीं है, आपके डिज़ाइंस वगैरह सब कुछ ऑलमोस्ट सेम ही होता है एक तरह से, राइट? तो इन दैट वेज इट हैज़ अ डिसेंट मैनेजमेंट, काफ़ी फ्रूगल और कंजर्वेटिव मैनेजमेंट है, काफ़ी डिफेंसिव मैनेजमेंट है एक तरह से। तो इट्स बीन देयर फॉर द लास्ट 200 ईयर्स, राइट? एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया जो बहुत मैटर करता है व्हेन यू एनालाइज ज्वेलरी कंपनीज इज़ द स्टडेड रेशियो और द स्टडेड शेयर। ये जो आप मेट्रिक देख रहे हो स्टडेड शेयर का, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेट्रिक होता है, राइट? ये मेट्रिक इंपॉर्टेंट क्यों होता है? ये मेट्रिक इंपॉर्टेंट इसलिए होता है बिकॉज इट इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड टू योर ROCE। तो अगर आपके कंपनी में इफ़ द प्रोडक्ट्स विच यू आर सेलिंग, इफ़ मोर प्रोडक्ट्स दैट यू आर सेलिंग हैव स्टडेड इन इट, स्टडेड का मतलब होता है कि आपका जो प्रोडक्ट है उसमें जो पत्थर होते हैं, जेम स्टोन्स, डायमंड्स, उनकी क्वांटिटी या उनकी मात्रा ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू प्लेन गोल्ड, राइट? तो इफ़ यू हैव a better studded ratio or a studded share, then you have a better ROCE. तो अगर टाइटन का अगर आप देखो, टाइटन हैज़ studded share of around 32%. टाइटन के ग्रॉस मार्जिन सबसे बेहतर है, ग्रॉस मार्जिन अच्छे होंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अच्छे होंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अच्छे होंगे तो नेट प्रॉफिट मार्जिन अच्छे होंगे, नेट प्रॉफिट मार्जिन अच्छे होंगे तो ROCE अच्छा होगा, राइट? तो टाइटन का ROCE अगर आप देखो तो इंडस्ट्री लीडिंग ROCE है, राइट? इस पैरामीटर पे अगर आप गार्डगिल को देखोगे तो सिर्फ 8% है इसका। तो इसका जो अच्छा ROCE है, जो 31% का, विच इज़ अ डिसेंट ROCE जो आ रहा है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द फास्टर टर्न अराउंड ऑफ इट्स इन्वेंट्री। इसका इन्वेंट्री टर्न्स जो है काफ़ी सॉलिड है, जिसकी वजह से इसका ROCE अच्छा है। इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट इट इज़ सेलिंग स्टडेड प्रोडक्ट्स, राइट? तो इफ़ यू लुक एट इंडिया में
सबसे ज़्यादा जो गोल्ड की खपत होती है वो साउथ में होती है, और बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स भी अगर आप देखोगे साउथ में होते हैं। बट साउथ के जो कस्टमर्स का प्रेफरेंस होता है वो प्लेन गोल्ड में होता है। वो लोग इतना स्टडेड गोल्ड या स्टडेड ऑर्नामेंट्स नहीं लेते। स्टडेड ऑर्नामेंट्स का जो फैशन है वो थोड़ा वेस्टर्न पार्ट में है और नॉर्दर्न पार्ट में है। तो जो भी साउथ रिलेटेड कंपनीज होते हैं जैसे जॉयस लुका है या फिर थंगा माइल है, ये लोग क्या करते हैं, दे ओपन देयर ऑपरेशंस इन द साउथ बट दे ट्राई टू एक्सपैंड इन नॉर्थ एंड वेस्ट। व्हाई डू दे ट्राई टू एक्सपैंड इन साउथ नॉर्थ एंड वेस्ट? बिकॉज the studded share of the products is more, and due to which the profitability increases. तो उनका gross profit margin जो है वो increase करता है और obviously ROCs में reflect करता है. So it's more profitable to be in the western region and the northern region, especially if you want to kind of capture the studded share of the ornaments market, right? तो गार्गिल का जो भी अच्छा ROC है, अच्छा ROC इन द सेंस डिसेंट ROCs जो है इनके अच्छे ROC, 31% इज़ अ गुड ROC। इनका ROE भी करीबन 32% है। दीज आर गुड नंबर्स। 25% से ज़्यादा है तो दीज आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नंबर्स आई वुड से, राइट। इट इज़ बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि इनके इन्वेंट्री टर्न्स बहुत ज़्यादा है, बट इनका स्टडेड शेयर जो है वो बहुत कम है, और कंपनी कहीं ना कहीं सोच रही है कि हमको स्टडेड शेयर एटलीस्ट डबल डिजिट्स करना चाहिए, 11%, 12%। 7% इज़ टू लेस, प्रॉफिटेबिलिटी टेक्स अ हिट, राइट। वी नीड टू kind of get to double digit studded ratio. So Titan, the kind of market it has captured in the last 10 to 15 years, it's because of studded ratio or the studded share, because customer के जो preferences है वो बहुत change हुआ है और उनको Titan ने बहुत अच्छी तरीके से समझा है, consumer insighting बहुत अच्छी की है Titan ने as compared to the other players in the market, right? So that is one thing which the company wants to do. It wants to increase the studded share of its products to double digits, which is predominantly 7% or currently 7% right now, right? तो these are some of the things which the company is trying to do. इसके रिटर्न रेशियोज जैसे मैंने कहा 32% के है, फेयरली डिसेंट है, राइट। बैलेंस शीट पे थोड़ा स्ट्रेस दिखा जो इन्होंने IPO के थ्रू क्लियर कर दिया। ये कंपनी बहुत रिसेंटली लिस्ट हुई है तो इसमें कुछ DIIs FIIs है। इट्स बीन रिसेंटली इट्स गॉट रिसेंटली लिस्टेड हुई है, कुछ DIIs FIIs है, राइट। इसका P जो है वो 64 है, मेरे को लगता है वो ज़्यादा है, इट्स ऑन द हायर साइड, राइट। तो इफ़ आई हैव टू गिव यू अ समरी ऑफ दिस कंपनी, अगर if these are some of the questions which I ask myself before I invest in companies, do I see longevity in sales growth? Longevity means, do I see that the sales growth of 25% plus is it going to happen in the next 2 to 3 years? I think it's going to happen because this is a structural play and not a cyclical play. This is not a cyclical company, it's a structural company. It's a consumer facing product, right? There is fairly decent kind of predictability in the long term sales growth. Are there sectoral tailwinds? Yes, there are sectoral tailwinds, right? अगर आप गोल्ड का प्राइस देखो पिछले 15 सालों में तो इट हैज़ ग्रोन एट अ कैगर ऑफ 10%, बट डिमांड फॉर गोल्ड ऑफ ज्वेलरी हैज़ ग्रोन बाय 12%, राइट। तो जब गोल्ड के दाम बढ़ते हैं तो इंडियन कंज्यूमर्स कहीं ना कहीं खुश भी होते हैं और उदास भी होते हैं। खुश इसलिए होते हैं क्योंकि उनके पास ऑलरेडी गोल्ड या गोल्ड रिलेटेड ज्वेलरी काफ़ी ज़्यादा होती है, और उदास होते हैं क्योंकि उन्हें और ख़रीदना होता है बट उन्हें लगता है कि नाउ वील हैव टू पे मोर फॉर इट, राइट। सो द गोल्ड प्राइजेस हैव गॉन अप crazy at least in the last 6 to 8 months. अगर मैं पिछले 7-8 महीने की कहानी बताऊँ तो अगर this was the situation somewhere 8 months back, right? और गोल्ड प्राइस 1800 से करीबन $2700 की बात कर रहा हूँ मैं। गोल्ड प्राइस हैव गॉन अप बाय राइट फ्रॉम 1800 to 2700, बट स्टिल ज्वेलरी खरीदना कुछ कम नहीं हुआ है। देयर आर इनफ पीपल हु आर बाइंग ज्वेलरी एंड ज्वेलरी स्टॉक्स हैव zoomed इन द लास्ट 1 year एट लीस्ट, राइट। तो सेक्टोरल टेलमेंट्स तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इनफैक्ट ज्वेलरी में आपकी डायमंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स या फिर जेमस्टोन रिलेटेड प्रोडक्ट्स का ग्रोथ तो 18% है। तो ये कस्टमर प्रेफरेंसेस जो चेंज हो रहे हैं, राइट, पीपल आर प्रेफरिंग मोर ऑफ studded products, that is something which is evident, right? Predictability in earnings growth भी काफ़ी मुझे लगता है कि high है, 25% earnings growth. The company is like clocking 147% right now, so 25% should not be a big deal for the company, right? Predictability of cash flows is good. The company is able to convert profits into cash flows. The CFO to PAT ratio is 1 over year. So I don't think so it will have any problem in future conversions of cash flows as well. So this is not a problem. The problem is on the balance sheet क्योंकि आपको the self-sustainability of the business takes a hit actually, क्योंकि आप बार बार अगर
equity raise करोगे, then the value of the shares or the value of the equity holder in your organization goes down because the shares kind of get devalued, right? Or the stock holdings get devalued, right? And if one has to take a lot of debt, then the interest coverage ratio, the debt to equity, all those parameters kind of take a hit. And this company will still have to prove itself from the balance sheet point of view कि इसका growth कितना self sustainable है, ये कितना सेल्फ सस्टेनेबली अपने कैश को यूज़ करके ग्रो कर सकती है, या फिर इसको हर वक्त बैसाखियों की ज़रूरत पड़ेगी, इसको हर वक्त डेट की ज़रूरत पड़ेगी, हर वक्त एक तरह से इक्विटी डाइल्यूट करके बाहर से फंडिंग रेस करनी पड़ेगी इसको. सो सेल्फ सस्टेनेबिलिटी ऑफ द बैलेंस शीट इज़ अ क्वेश्चन मार्क. आई एम नॉट 100% श्योर कि ये कंपनी अपनी बैलेंस शीट सेल्फ ग्रोथ लेके आएगी उतना, और बैलेंस शीट को बगैर कोई wear and tear of the balance sheet what not happen, right? Current valuations I think are on the higher side without any doubt, right? Free cash flow positive company नहीं है इतने अच्छे valuations deserve करने के लिए. भले सेक्टर में बहुत ग्रोथ हो रहा है, हर एक स्टॉक देखोगे आप तो बहुत ऊपर जा रहा है, but I don't think so the current valuations are, there is no value, there's not enough value in this. बीच में स्टॉक प्राइस कुछ 600 तक गया था उसके, but currently it's trading at around 750 levels. बहुत recently इसका लिस्टिंग हुआ है, सितंबर में लिस्टिंग हुआ है इस कंपनी का, right? But it's a bit expensive, right? So this was a brief about Gadgil, PN Gadgil Jewellers. I hope you liked the analysis. If you have, please like and share it, and please follow this channel for more such videos. This is not a stock recommendation. Please do your own analysis and research before you invest in the stock markets. Thank you for your time. Take care.